हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। आज की बुक समरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। अगर मैं सच में कहूँ तो दोस्तों ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं सच बताऊँ तो ये एक टाइमलेस लेसन ही है। ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। आप इनमें से क्या चूज़ करना चाहोगे? एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन, फ्रीडम या अच्छी रेपुटेशन? सोचिए ज़रूर। क्या आपको लगता है आपने लाइफ में काफ़ी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 84.5 बिलियन डॉलर कैसे कमाए जाते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये किताब आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ऑथर मॉर्गन होज़ल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वो एक वेटर के तौर पर जॉब किया करते थे। जहाँ वो जॉब करते थे वो लॉस एंजल्स का एक आलीशान और बहुत महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का बहुत ही सक्सेसफुल था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज़ दिमाग वाला। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वाईफाई राउटर के लिए एक कंपोनेंट डिज़ाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में अच्छे दाम पर उन्हें बेच दिया। लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलक्की था, क्योंकि उसे पैसे के मनोविज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो लड़का जहाँ भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता और जो भी उसके साथ बात करता वो पैसे दिखाता पूरे घमंड के साथ। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करके गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोटों की गड्डी देकर एक दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने नोटों के बदले में उस दुकान से 1000 सोने के सिक्के ले लिए। अब ज़रा सोचो, उस यंग मिलेनियर ने उस 1000 सोने के सिक्कों का क्या किया होगा? आप सोच भी नहीं सकते। उसने वो सारे कॉइन्स समुद्र में अपने दोस्तों के साथ मिलके खेल खेल में फेंक दिए कि किसका कॉइन ज़्यादा दूर तक जाता है। उसके कुछ ही दिनों बाद वो यंग मिलेनियर गलती से एक होटल के लैंप के साथ टकराया और वो लैंप टूट गया। जब मैनेजर ने इसके बारे में उस यंग मिलेनियर से बात की कि ये $500 का था, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और मैनेजर के मुंह पे मारी और बोला, ये 500 का था, ये पकड़ो 5000 और दोबारा मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सच है क्या? शायद आप ये सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का बाद में क्या हुआ? जी हाँ, ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप कुछ और भी ऐसी कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में उस यंग मिलेनियर का दिवाला निकल गया। उसने कुछ ही सालों में जितना भी कुछ कमाया था सब गंवा दिया। उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए थे। तो देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी जानते हैं रोनाल्ड रीड की, जो एक जैनिटर यानी दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। और सबसे मज़ेदार बात ये कि वो रोज़ लोगों से लिफ्ट लेकर ही स्कूल आता जाता था। रोनाल्ड एक साधारण ज़िंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 साल तक सफाई कर्मचारी के तौर पर भी काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड ने एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा था और पूरी लाइफ उसी घर में गुजारी। रीड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का था तो उसकी वाइफ चल बसी। उनके पड़ोसियों का कहना था कि रोनाल्ड रीड की हॉबी थी लकड़ियाँ काटना। जिस दिन रोनाल्ड रीड न्यूज़ हेडलाइन बना वो दिन था उसकी मौत का। ये बात 2014 की है। वो 92 ईयर की एज में
मर गया। रोनाल्ड रीड के पास उस समय $8 मिलियन थे, जिसमें से उसने अपने सौतेले 2 बच्चों को $2 मिलियन और बाकी बचे $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट किए। अगर आप विकिपीडिया पे रोनाल्ड रीड सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर और समाज सेवक होने के साथ साथ एक मिलेनियर भी था। लेकिन सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि रोनाल्ड रीड को ये संपत्ति ना तो लॉटरी में मिली थी और ना ही उसे विरासत में मिली थी। तो आखिर इतना पैसा उसके पास आया कहाँ? वो एक साधारण चपड़ासी से एक मिलेनियर कैसे बन गया? रोनाल्ड रीड ने इतने सालों तक जो भी बचाया वो सारा ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट करता रहा। बस इतनी सी ही बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग के सालों साल कंपाउंड होने दिया और इसी जादू ने उसे एक साधारण व्यक्ति से मिलेनियर बना दिया। उसकी जब मौत हुई तो उसके पास $8 मिलियन थे। क्या आप कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुनाते हैं। अब ज़रा एक नज़र उस आदमी पर डालते हैं जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल अलग था, जिसका नाम रिचर्ड फुस्कन है। रिचर्ड मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था और 40 की उम्र में वो रिटायर भी हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन में 40 अंडर 40 की मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम शामिल था। रिचर्ड ने एक आलीशान 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदा, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 7 गैराज, 2 लिफ्ट और 11 बाथरूम भी थे। इस आलीशान बंगले के महीने का मेंटेनेंस का खर्च $90,000 था। इसकी मेंटेनेंस के लिए रिचर्ड ने काफ़ी बड़ा उधार भी लिया था, लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट लिया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पे आ गया। उसी साल उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों यंग मिलेनियर रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं और एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफ़ी बढ़िया अचीव कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हम्बल नहीं बन सकता। और अगला लेसन है नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर ने अपने घर पे पार्टी रखी थी। एक कोने पे कर्ट वैनगेट और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों आपस में होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई जोसेफ के नॉवल कैच-22 की पूरी साल की बिक्री से भी ज़्यादा है। इस पर जोसेफ ने बड़े कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। अभी आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दो लोगों की स्टोरी से जानते हैं। पहले बात करते हैं रजत गुप्ता की, जो कि कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों में पला एक गरीब लड़का था, लेकिन 45 की उम्र में वो CEO बन गया। रजत गुप्ता दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकेंसे के CEO बन गए थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशनल एंड द फंड इनकम फॉर्म में एक बड़ी पोजीशन संभाली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कलकत्ता की झुग्गी झोंपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया।
2008 में रजत गुप्ता की टोटल वर्थ $100 मिलियन थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। वो एक सेटा मिलीनियर बन चुके थे और अब उन्हें एक बिलियनियर बनना था। वो इस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनियर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में गुजर रही थी। वॉरेन बफे ने कंपनी को बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक उस कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस 100% थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज रत्नम को कॉल किया। ये कॉल कभी रिकॉर्ड तो नहीं हुई, पर राज रत्नम ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए थे। कई घंटों बाद वॉरेन की डील पब्लिक में आई। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए थे और प्रोसिक्यूटर के बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था। इसे इनसाइड ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता अपनी सारी दौलत से हाथ धो बैठा था। उन्हें जेल जाना पड़ा और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवा ली थी। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें भला ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? उनके पास पहले से ही धन, दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने ये सब कुछ गंवा लिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीज़ें सीख सकते हैं। लेसन 1, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है और ज़्यादा दौलत जमा करने से खुद को रोकना। ज़्यादा पावर, ज़्यादा फेम और ज़्यादा पैसे के लालच में आकर और ज़्यादा पाने की चाहत पैदा होती है, या यूं कहे कि ज़्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हो, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप और बड़े रिस्क लेते हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीज़ों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हो। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रुकना है। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है। उसके पास पहले से ही काफ़ी पैसा है, पर हम अगर उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें, तो जिसका साल का $430 मिलियन के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये प्लेयर एकदम गरीब सा लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो कि $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाई पेड हेज फंड मैनेजर कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते हैं, तो हमें ये $36 मिलियन वाला मैनेजर बहुत गरीब लगेगा। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर जो साल के $340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना टॉप 5 से करें, इसी तरह अगर टॉप 5 वाले अपनी तुलना वॉरेन बफे से करें, जिनकी 2018 में $3.5 बिलियन से ज़्यादा संपत्ति थी, और अगर वॉरेन बफे जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहें तो उनकी नेटवर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो देखा आपने, कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं उससे अमीर बनना चाहता हूँ, तो आप इस रेस में कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं जहाँ आपको इनफ लगे, आप सेटिस्फाई फील करो। जीतने का एक ही तरीका है, लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफ़ी है, चाहे आपके आसपास के लोग और के चक्कर में पागल हुए जा रहे हों। लॉस वेगस के एक लीडर ने एक बार कहा था, कैसीनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल आओ। मान लो आप एक पार्टी में हो और आप अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहे हो कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, किसके पास बड़ा घर है, कौन ज़्यादा फेमस है और किसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि इस लड़ाई में विनर कोई भी नहीं होगा। जीतेगा वही जिसके पास सेटिस्फैक्शन है, जो एक चाहे छोटे से घर में ही प्यार करने वाली फैमिली के साथ हंसी खुशी और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है।
लेसन नंबर 3। कुछ चीज़ें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास ये सब कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने इंटरव्यू में कहा था। उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो बोले, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो। ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे। वो अपने किए की सफाई दे रहे थे। वो खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि रेपुटेशन उनके लिए अब मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है। परिवार, दोस्त, लोगों से प्यार करना, बदले में उनसे प्यार पाना, ये सब बेशकीमती हैं। लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेना है और कब इनफ का मतलब इनफ है। और अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग का जादू। एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे को ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाके साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए कि धरती पर कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नज़रअंदाज किया जाता था। धरती में सिर्फ एक आइस एज नहीं आए, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का अब हम एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ़ से कवर करने, फिर बर्फ़ पिघालने और फिर से बर्फ़ से ढकने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी? तो ये घटना 5 बार हो चुकी है। लेकिन प्रश्न ये है कि आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे क्या वजह है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती की नेचुरल वातावरण है, जिसमें ज्वालामुखी फटने के बदलाव आया है। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, ना कि 5 को। सन 1900 की शुरुआत में सर्बियन साइंटिस्ट मिलेंकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर पड़ता है। मिलेंकोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी से कुछ ज़्यादा ही झुक जाती है, जिससे इसे नॉर्मल से ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फेयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक गई। व्लादिमीर कोपर, जो एक रेडिएशन मीटेरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी। उन्होंने कहा, एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिससे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई कि पिछली पूरी बर्फ़ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती पे कुछ हिस्से में बर्फ़ जमी रही, जिससे आने वाली सर्दियों में उसे टिकने में आसानी मिली। और साल दर साल इसी तरह बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ की परतें जमा होती गई, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक नहीं गई और इस तरह आइस एज आया। तो देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपकी एनुअल सैलरी का 10% आप इंडेक्स फंड में जमा कर रहे हो और इस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी 10% ही मिल रहा है, तो अगले साल आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट भी आपके पास ही होगा और उस पर भी आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ़ के जमा होने से ही आया था। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसा जमा होना। क्या आपको पता है, वॉरेन बफे सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे। उन्होंने कभी भी अपना इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास 84.5 यानी $84.5 बिलियन थे। ये उनके डिसिप्लिन की वजह से था और 8 दशकों तक कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाया। वॉरेन जब अपने 20 में थे तो उन्होंने अपना पैसा यूं ही खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर साल इन्वेस्ट करते रहे।
और जब वो 60-70 साल के भी हो गए तब भी उन्होंने इन्वेस्टिंग छोड़ी नहीं, बल्कि लगातार डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहे। वॉरेन बफे की दौलत पे कई सारी किताबें लिखी गई हैं। फिर से बता दें कि उन्होंने केवल 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और आज तक भी करते आ रहे हैं। और जब वो 89 के थे तो उनकी दौलत $84.5 बिलियन। और अगला चैप्टर है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए तो ये बात इन दो इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम के बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स थे। वे 1877 यानी 1877 में पैदा हुए थे, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उन्होंने खुद को एक ट्रेडर के तौर पे इस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में जेसी $100 बिलियन कमा चुके थे, यानी वो एक सेटा मिलीनियर बन चुके थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज़ छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के ना जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स सुसाइड कर चुके थे। अक्टूबर 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने का राह देख रहे थे। वहीं उसकी मदर इन लॉ बेडरूम में अंदर बैठ के रो रही थी। जेसी घर पहुंचा, वो शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका होगा। उसकी वाइफ को उसने पूरी बात बताई। हुआ यूँ था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और उसका अंदाज़ा एकदम सही निकला। वो करोड़पति बन गया था। उस दिन 29 अक्टूबर को उसने $3 बिलियन कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, उसी वक्त जेसी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली और स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। पर अब्राहम जर्मन्स्की के साथ कुछ अलग किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो एक मिलियनियर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफ़ी बड़ी शर्त लगाई कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और अपनी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया था। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और ज़्यादातर जीतता भी गया। जेसी को लगा कि वो यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज़ अब्राहम के साथ हुई वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए, पर अपनी अमीरी को बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज़। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्ट बनना होगा। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी भी आप एकदम टॉप पे जा सकते हो और कभी भी आप एकदम बॉटम पर आ सकते हो। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाबियाँ भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे दिन की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वॉरेन बफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से ज़्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 89 की उम्र में उनके पास $84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी, और वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनेजर्स को भी जानते हैं, और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन बफे ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाई रखी। वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस झेल लिए,
पर कभी भी घबराकर उन्होंने अपने स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही वो कभी रिटायर हुए। रिटायर की एज के बाद भी वो इन्वेस्ट करते रहे और इस तरह वॉरेन बफेट सर्वाइव कर गए। और अब बारी आती है कंक्लूज़न की। तो आपने इस बुक समरी में, इस वीडियो के माध्यम से जाना उस यंग टेक जीनियस के बारे में जिसने 1000 गोल्ड कॉइन समुद्र में फेंक दिए। आपने रोनाल्ड रीड की कहानी के बारे में भी जाना, जो कि एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद भी एक मिलीनियर था और उसने $8 मिलियन दान किए थे। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फुस्कन के बारे में पढ़ा, जिसने 2008 के क्राइसिस में अपना सब कुछ गंवा दिया था। और आपने रजत गुप्ता के बारे में जाना, जो कि एक सेटा मिलीनियर था। उसके बाद भी वो बिलीनियर बनना चाहता था और इसी भूख की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और सब कुछ गंवाना पड़ा। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर के बारे में पढ़ा और आपने अब्राहम जर्मन्स्की के बारे में जाना। ये दोनों बिलियनियर इतने अमीर होने के बावजूद भी इन्हें सुसाइड करना पड़ा। और आखिर में आपने वॉरेन बफेट के बारे में भी जाना। तो इन सारे लोगों से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो अब आप बताओ दोस्तों, आप किसके जैसा बनना चाहोगे? याद रखो कि ज़िंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज़ है, जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। ये दुनिया गोल है और हार और जीत ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है तो कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए हम्बल बने, पैसे की वैल्यू समझें और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा ख़जाना होते हैं। और इन्हीं टाइमलेस लेसन्स के साथ ये समरी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। फ्रॉम किताब परिवार का हिस्सा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम नई नई बुक समरीज़ पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और ऐसे ही ग्रो करते रहिए, पॉजिटिव वेव्स फैलाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए मुझे राजविंदर सिंह को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।